आजकल फ्यूल प्राइसेस कितने बढ़ गए हैं ये आप सबको पता है और हमने डिसाइड करा कि एक रोड ट्रिप करते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ। एंड इस रोड ट्रिप के लिए हमने पिक करी MG ZS EV और इसको लेकर हम गए दिल्ली से मनाली और उससे भी ऊपर रोहतांग पास। यहीं पे लगा दो गाड़ी, आगे पार्किंग नहीं रही। नागई तक से आना, मिल के आने और आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल पहाड़ों पे ले जाने का जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी चैलेंजेस आते हैं चार्जर से रिलेटेड, ओवरऑल गाड़ी ने कैसा परफॉर्म करा, सारी बात इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने की सोच रहे हैं या आप लेने जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प कर सकती है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में हम आपको बताएंगे, बेसिकली क्या क्या रहते हैं EVs के। वेलकम टू मोटरिंग डेली। और हम ये MG ZS EV में बैठे हैं और इसको हम लेकर गए थे दिल्ली से मनाली। अभी तो हम वापस आ गए हैं, बट ऑब्जर्वेशन जो है वो हम बाद में ही रिकॉर्ड करना प्रेफर करते हैं क्योंकि पता चल जाता है ना गाड़ी कैसी है। टेस्टिंग के दौरान आप समझ ही रहे होते हैं चीज़ों को। और ये रिव्यू थोड़ा स्पेशल होने वाला है और शादान खालिद जुड़े हुए हैं हमारे साथ जबलपुर से। सॉरी अगर ये ज़्यादा फॉर्मल लग रहा हो। शादान भाई, ठीक है भाई, शादान भाई जुड़े हुए हैं। और शादान भाई को आपने शायद नहीं देखा होगा मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बट फ्यूचर में आते रहेंगे क्योंकि बताइए भाई, आपने अपना इंट्रोडक्शन खुद दीजिए ना, अच्छा लगता है। मैं थोड़ा पुरानी गाड़ियों में इंटरेस्टेड रहता हूँ। आई ओन फ्यू जीप्स और मॉडर्न कार में मेरे पास फॉर्च्यूनर 4 व्हील ड्राइव है। और मैं डीजल गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद करता हूँ। जैसे समीर भाई ने मुझे बोला था कि उनके पास EV गाड़ी आ रही है और मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था। और हमें बहुत टाइम से हमारा प्लानिंग भी था कि हम कहीं माउंटेन्स में जाएंगे। तो एक एज अ चैलेंज हमने EV उठाई और चल दिए, बिना सोचे समझे, बिना प्लान किए। मतलब नॉर्मल पेट्रोल हेड आदमी होता है, EV की ऐसी तैसी किए रहता है कि बोले यार EV क्या, क्यों, मतलब वो मेरा थोड़ा बिकॉज़ आपने बचपन से ही, बड़े होते ही जीप्स एंड डीजल पेट्रोल गाड़ियाँ चलाई हैं। थोड़ा मेरा आप बोलेंगे उसको परसेप्शन चेंज हुआ है EV के लिए। अच्छी गाड़ियाँ हैं EV, गाड़ियाँ अच्छी हैं, बट आज ही हम ये बात कर रहे थे कि बोले EV इज परफेक्ट आई थिंक, बट इंडिया इज नॉट। अभी इंफ्रा जो है, मिल गया हमें चार्जिंग स्टेशन इंडियन ऑयल के फ्यूल स्टेशन पे। एक बार भाई रेंज दिखा दिएगा, कितनी रेंज बची है। लास्ट हमने अम्बाला में ही चार्ज करी थी, उसके बाद हमें 77 कहीं चार्जर मिला नहीं। 21%, 77%, मतलब मनाली चले जाते हैं हम रिस्क लेके, बट वो हम करना नहीं चाह रहे थे। और कुल्लू में भी चार्जिंग का कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था। तो 200 मीटर हम हाईवे से इधर आए अंदर की तरफ। और क्या भाई, चला के तो देखो चल रहा है कि चल जाना चाहिए। नीली लाइट जल रही है, मतलब वर्किंग है। इंफ्रा जो है इंडिया का वो उसको अलाउ नहीं कर रहा है उतना। आपके दिल्ली NCR वगैरह में तो बहुत चार्जर्स हैं, वो अपन ने खुद देख लिए। बट जैसे ही हम आई गेस अम्बाला के बाद मंडी के बाद हमने सुंदरनगर, बहुत इशू आया हमको चार्जिंग का। हम पैनिक अटैक भी पड़ा हमको कि मतलब एक एंजाइटी बोलेंगे या जो बोलेंगे उसको, कि अगर कुल्लू में हमें चार्जर नहीं मिलता तो शायद हमको वापस आना पड़ जाता या हमारी गाड़ी टो होती, क्योंकि चार्जर थे, स्टैटिक ऐप पे दिखा रहे थे, बट वो कुछ फॉल्टी वर्किंग नहीं थे, किसी ने बंद करके रख लिया था, कुछ भी चल रहा था। मतलब ऐसा 24/7 जैसा कहीं कुछ नहीं मिला कि चार्जर अगर है तो आप पीसफुली रात को 2 बजे भी, बिकॉज आप अगर कहीं लंबा जा रहे हैं तो कोई टाइम का पता नहीं होता उस टाइम आप कहाँ, बिल्कुल कितने बजे वहाँ पहुँचेंगे। और इवन मेरा पहला एक्सपीरियंस भी ये था कि हमने अम्बाला के पहले एक्चुअली में सोचा था कि हम चार्ज करेंगे, क्योंकि हम 78% पे निकले थे शायद जी, या जितने भी परसेंट पे निकले होंगे वो मुझे उतना याद नहीं है। बट हमने सोचा था कि हम अम्बाला के पहले उसको चार्ज कर लेंगे। बट 1-2 चार्जर हमको मिले भी, उसमें एक में तो पुलिस वाले ने गाड़ी लगाई हुई थी, मतलब पार्किंग को ऑक्यूपाई किया हुआ था। दूसरे में हमारा चार्जर लगा, लेकिन वो 10 मिनट बाद उसमें कुछ फॉल्ट आ गया। उसके बाद फिर हम आगे चले। लकीली हमको अम्बाला में एक कॉम्प्लेक्स था, मॉल था, अच्छा था, वहाँ पर हमारी गाड़ी फुल 100% चार्ज हो गई। लेकिन उसमें भी कम से कम 3 से 4 बार ट्रिप हुआ। 6:16 पे अम्बाला में ये चार्जर मिल गया है मॉल में, और 22% पे लगाई थी, 23% हो गई है। अच्छी बात क्या है कि 120 किलोवाट का चार्जर है और हमारी गाड़ी 22% चार्ज थी और हमें फुल करना है, कॉज हिमाचल की तरफ जाना है तो फुल करके ही निकलेंगे, कोई सेंस बनता नहीं है कम करने का। तो एक बार हमने लास्ट चार्ज जो करी थी वो दिखा दिया था, उसके बाद अभी 22% से दोबारा लगाया है 6:16 पे। ये चार्जर है EZ पता नहीं क्या ही पढ़ेंगे इसको, 120 किलोवाट। हम स्टैटिक के ऐप के थ्रू इसको चार्ज कर रहे हैं
21 या 22 रुपये किलोवाट है प्लस GST जो भी बिल होगा अगेन मैं अटैच कर दूंगा इसको। पहले चार्ज कर लेते हैं फुल, और कुछ एरर आएगा तो भी मैं आपको बता दूंगा। 7:35 हो गए हैं और हमारी गाड़ी 98% चार्ज हो गई है। आपको मैं दिखा देता हूँ। और AC ऑन है, वैसे तो AC ऑन ही रहेगा कॉज अभी तो गर्मी है। बैटरी ये देखिए 98% चार्ज है, 322 किलोमीटर की रेंज है। अगर मैं AC ऑफ़ कर दूँ, कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, तो जो रेंज है वो हो गई 378 किलोमीटर की। 70 से 98 बेसिकली 2-3 बार में चार्ज हुई है ये, तो 372 रुपीज़ लगे हैं इतने पैसे। बाकी मैं बिल अटैच कर दूंगा। अब यहाँ से निकलते हैं कॉज हमें बहुत दूर जाना है। ये सोचे कि हम चार्जिंग लगा के चले जाते हैं, अपना काम कुछ कर लेते हैं, तो वो भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था क्योंकि बार बार ट्रिप हो रहा था। तो आपको एक हेडेक रहती है। हाँ, बार बार चार्ज करना पड़ रहा था कि चार्ज हो रही है ना गाड़ी, हम अपना कहीं घूम रहे हैं तो ऐसा ना हो पावर कट हो गया हो। उसके बाद हमने 90-95 पे इजीली क्रूज़ किया पूरे रास्ते टिल हिमाचल। जहाँ पहाड़ आए, पहाड़ों पे जैसे ही हिल्स आए तो थोड़ा बैटरी ड्रेनेज ज़्यादा हुआ और फिर पैनिक भी हुए हम कि भाई हमें चार्ज करना है। फिर हमने कुल्लू में चार्ज किया गाड़ी। कुल्लू में चार्ज IOCL का, शॉर्ट आउट टू डेट, भूल रहे हैं हम पंप का नाम, बट मैं IOCL में कुल्लू में IOCL का पंप है। हाईवे से ऐसे ही लेफ्ट होते ही है 100-200 और बहुत ज़बरदस्त एमिनिटीज़ भी हैं उसमें। अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। तो ये 99% चार्ज हो गई। सुबह के कितने 4 बज गए क्या, दिखा देता हूँ मैं आपको। फाइनली कॉन्फिडेंस अलग आ जाता है। यस भाई 99%। पता नहीं पूरा डाला था मैंने तो। 384 किलोमीटर की रेंज आ रही है। यहाँ हमने लास्ट चार्ज करी थी प्लेन से, क्या था, अम्बाला। एंड अम्बाला से जो है वो आप कुल्लू से थोड़ा पहले जो है वो 10-15 किलोमीटर पहले तक आ सकते हैं सिंगल चार्ज पे, अगर आपकी गाड़ी 300 किलोमीटर या उससे ज़्यादा रेंज दे रही है। 384 दिखा रही है भाई AC ऑफ करने के बाद। ये तो भाई 242 किलोमीटर चले हैं हम अम्बाला से। कितना है? अब 403 हो गया इको मोड में। ये देखिए ये 242 मतलब 243 किलोमीटर लास्ट जो है वो ट्रिप है जो हम आए थे चार्ज करके। दोबारा कर दें क्या इसको रीसेट? कोई एक चार्जर था जहाँ कभी कोई दिक्कत नहीं आई हमें चार्ज करने में, परफेक्टली चार्ज हो गया, कोई इशू नहीं आया। फिर हमने कुल्लू से चार्ज किया। कुल्लू से हम मनाली गए वाया नग्गर। हमने नगार जो भी है वो हमने मतलब मेन हाईवे नहीं लिया, वो बहुत ही खूबसूरत था वो भी एरिया, वो भी हमको चढ़ना पड़ा बहुत ऊपर। और उसके बाद फिर हम होटल में रुके। हमें स्टर्लिंग में GOBP का चार्जर मिला था। हमने वहाँ भी शायद 100% चार्ज किया। कितनी की? वहाँ भी 100% चार्ज की। वहाँ से फिर हम अटल टनल होते हुए स्पीति वैली की तरफ निकले। कोकसर जाते जाते हमको ये एहसास हुआ कि हमको रीजन के बारे में तब नहीं मालूम था और हमको एहसास हुआ कि यार हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमने थोड़ी दूर आगे जाके फिर हमने डिसीजन लिया कि चलो लेट्स गो बैक टू मनाली, कि भाई हम वापस कैसे लौटेंगे क्योंकि वहाँ ऊपर एक भी चार्जिंग स्टेशन नहीं है। तो ये हमको एक सेटबैक था कि यार हम इतनी दूर आए और हमने स्पीति के आसपास तो सोचा था कि हम वहाँ तक जाएंगे, लेकिन हम फिर वापस आ गए। अगर चार्जर अवेलेबल होते मनाली से आगे तो हम फॉर श्योर स्पीति या लद्दाख की डायरेक्शन में काफ़ी आगे तक जाते या प्लान करते कि और आगे चले। कंटिन्यू। फिर हम वापस मनाली के तरफ आए वापस, तो हमको कुछ एक नई चीज़ पता चली कि रीजन जो है इसका वाकई बहुत इफेक्टिव है। जब आप डाउनहिल आते हैं तो आपकी गाड़ी इवन जिस पॉइंट पे हमने रिटर्न लिया था उस पॉइंट में जो परसेंटेज था वो हमको मनाली में भी हमारे होटल में आते तक हमको वही परसेंटेज मिला, जिसमें हमें जैम भी मिला और हाँ उससे ज़्यादा था या उतना ही था। जब हम रोहतांग से नीचे आए तब ज़्यादा था। रोहतांग से ज़्यादा नहीं, मैं तो अभी ये स्पीति से वापस की बात कर रहा हूँ। तो तब हमको रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो डाउन हिल में इतना कंज्यूम नहीं करती है, अपने आप रीजन करके चल देती है। फिर मनाली में हम लोग ने स्टे किया। फिर हम लोग स्टर्लिंग वापस गए कि भाई हम वहाँ चार्ज कर लेंगे क्योंकि हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हमें अब चार्जर मिल जाएगा, लेकिन वो ख़राब हो गया था। फिर हम लोग पैनिक अटैक में आए कि यार अब कहाँ, क्योंकि जितने भी हमने आई थिंक 2-3 घंटे सिर्फ होटलों को कॉल करके पूछा है कि
भाई आपके यहाँ चार्जर है तो क्या अवेलेबल है, चार्जर है तो अवेलेबल है। एक जगह हमको रात में बोला कि हमारे यहाँ अवेलेबल है, बट हम सुबह 10 बजे खोलते हैं, 10 से 5, क्योंकि हमारे होटल की पार्किंग कंज्यूम होती है उससे। तो उनसे हमने बातचीत करके मॉर्निंग में अराउंड 8:30 और 9 हमने वापस चार्ज किया। कितना चार्ज हुआ था हमारा, वो आप नंबर्स देख लीजिएगा, याद नहीं है, बिकॉज बहुत जगह चार्ज करिए, सब पजल हो गए हैं। तो हमने ऊपर जाके इसको चालू करवाया, इन लोगों ने बंद कर रखा था। बेसिकली 10 से 5 का टाइम है, लेकिन अगर आप आगे रिक्वेस्ट करोगे तो कर देंगे स्टार्ट। वो ये इनके प्राइवेट एरिया में लगा हुआ है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में लगा हुआ है, तो बट ऐसा करना नहीं चाहिए उसूलन। अगर अडानी से कोई देख रहा है तो उसको 24/7 करवाओ चालू, कॉज अगर कोई 3 बजे रात को भी कहीं से आए, कॉज फ्यूल स्टेशन कैसे होता है, आप हमेशा आके फिल करा सकते हो, उसी तरीके से इसको भी होना चाहिए। तो अभी हमने इसको लगा दिया है, 265 किलोमीटर की रेंज है, 69% है। अभी रोहतांग जाने का यहाँ से प्लान है, और पहले चार्ज तो हो जाए उसके बाद ही तो जाएंगे। अब इतने टाइम में हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे और फिर रोहतांग निकल जाएंगे। और बस यही है कि सारे ये ऐप डाउनलोड हो गए, बस स्टैटिक ऐप डाउनलोड करके निकला था मैं घर से, कॉज अलग अलग चार्जर पे सबके अलग अलग ऐप हैं। ये आप देख लीजिए, 21.8 किलोवाट की पावर जा रही है, और टाइम टू चार्ज 61 मिनट दिखा रहा है, कॉज हमने 100% डाला है, बट हम 90 पे ही चल देंगे, कॉज इतने में काम हो जाएगा हमारा वापसी आते आते। और चार्ज करके फिर हम रोहतांग पास गए। अच्छा एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ, ये गाड़ी से हट के है, रोहतांग पास में ईवी का परमिट नहीं लेना पड़ता है भाई। यस है ना, हमको बेवकूफ़ बनाया एक एजेंट ने, या मे भी उसको भी नहीं मालूम था, क्योंकि हमने भी वेबसाइट में चेक किया था तो कुछ ऐप मतलब कोई मेंशन ही नहीं है। सो एक नई चीज़ पता चली, हमारा पोपट हो गया है 800 रुपये का, कॉज इलेक्ट्रिक गाड़ी की परमिशन नहीं लगती है। सर ईवी की परमिशन नहीं लगती, हमने ले ली फालतू में, ले ली है। हाँ उसने बोला लगेगी, बेवकूफ़ बना दिया किसी ने। अच्छा कहीं मेंशन भी नहीं है, अच्छा वेबसाइट में भी मेंशन नहीं है सर। अच्छा हाँ वेबसाइट में भी कहीं पेट्रोल डीजल ही मेंशन है। चलो कोई नहीं, आप बता दिएगा, लोग लेकर आते हैं फिर भी, मतलब ना लेकर आए। कैमरा तो है आपका ऑन, इसमें बता देना जी भाई, मतलब हाँ ये तो मतलब एक ब्लंडर हो। चलिए थैंक यू सर। चोट लग गई 800 रुपये की भाई। कोई नहीं भाई, ये रिकॉर्ड करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड होगा, इस पर रील डाल दूंगा ना डेडिकेटेड। ये और चैट जीटीपी से पूछेंगे आप तो वो बोलेगा लगता है परमिट। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन था, तो हमने परमिट लिया, फिर हम ऊपर गए, बहुत अच्छे नज़ारे थे। गाड़ी को पहाड़ों पे चलाने का एक्सपीरियंस मैं अब आपको बताता हूँ। नॉर्मली पेट्रोल और डीजल गाड़ियाँ हाइट पे जाने पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से अपना परफॉर्मेंस 100% नहीं देती हैं वो, क्योंकि उनको उतना एयर नहीं मिलता है और बहुत लोड लेती हैं। और जो अनाड़ी होते हैं, या कुछ अनाड़ी नहीं मतलब कुछ न्यू ड्राइवर्स होते हैं, वो क्लच भी फूंक देते हैं अपने उस चक्कर में, क्योंकि वो समझते हैं कि यार मेरी गाड़ी बढ़ क्यों नहीं रही है, उसमें मोमेंटम चाहिए रहता है एक्चुअली। बट ईवी में ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। जो पावर पिकअप हमको डाउनहिल मिल रहा था, हाईवेज में मिल रहा था, सेम पावर पिकअप हमको माउंटेन्स में मिला। इसमें ये थम्स अप है, और बहुत इजीली गई, कोई थकावट नहीं हुई, और पूरे ट्रिप में हमको कोई थकावट नहीं हुई। उसका रीज़न है नो वाइब्रेशंस, नो फ्यूम्स, कोई थकावट नहीं हुई। और हम रोहतांग पहुंच गए। रोहतांग पास के 3-4 किलोमीटर तक हमको अलाउड था पहुंचना, वहाँ पहुंच गए, बहुत जाम था। फिर हम वापस लौटे तो हमारा बैटरी हेल्थ 47% था जब हमने रिटर्न लिया। और फिर हम मनाली में आए वापस, हमने सोचा कि हम वापस 100% चार्ज कर लेते हैं मनाली में। फिर हमने स्टर्लिंग में लगाया GOBP, तब वो सही हो गया था, बट एप्लीकेशन ने कुछ प्रॉब्लम दे दी, हमारी गाड़ी वहाँ चार्ज नहीं होता। तो हमने वो रीजन देख लिया था और इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था कि हम कुल्लू तक तो पहुँच जाएंगे। तो फिर हम कुल्लू तक बड़े इजीली पहुँचे, और कुल्लू भी हम 43% बैटरी हेल्थ में पहुँचे। तो सोचिए आप, रोहतांग से कुल्लू 3 से 4% बैटरी हेल्थ में हम मतलब यूज़ करके हम आ गए। तो ये भी मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। फिर हमने वहाँ 100 नहीं 98% चार्ज की, 98 या 99% हमने वहाँ पर चार्ज किया कुल्लू में। और फिर हम वापस निकले। तो वापस निकलने सब पूरा डाउनहिल ही था। तो डाउनहिल में रीजेन का यूज़ करते हुए हमारी स्पीड भी ज़्यादा थी,
क्योंकि डाउन हिल भी था और रीजन हो रहा था, तो हमने थोड़ा पुश भी किया गाड़ी को। समटाइम्स वी क्रॉस 130 140 भी। और प्लेजर तो है, मतलब ईवी में जब आप खींचो तो प्लेजर है। फिर हमने अम्बाला में रमाडे में GOBP से ही शायद चार्ज करा। और अम्बाला में आपको काफ़ी चार्जर मिल जाएंगे। वहीं हमने चार्ज किया और उसके बाद फिर हम वापस दिल्ली विदाउट एनी हेडेक आ गए। अब इसमें प्रोज और कॉन्स जो हैं ईवी का, वो ये है कि एक तो हिल्स में इसने कोई पावर ड्रॉपेज नहीं दिखाया और मतलब परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं था, बट ये था कि एक चार्जिंग एंजाइटी आ जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है आपका बैटरी का। रीजन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त का काम करता है रीजन। AC बहुत ख़राब है। अभी भी देखिए दिल्ली में जितना भी है 43-44 होना चाहिए। इफेक्टिव नहीं, या तो इस गाड़ी का गड़बड़ है या तो इफेक्टिव नहीं है। और ये गाड़ी अच्छी चली हुई है, 57,000 प्लस चली हुई है। हाँ, और मे भी वो AC सर्विस ना हो, या वैसे है थोड़ा इसका भी फर्क पड़ता है। इसका ये लाइट है लाइनर और फिर सनरूफ वाली गाड़ी है। 41 दिखा रहा है कुछ ज़्यादा ही। और बाकी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि और कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स हमको यही है कि चार्जिंग का इशू, AC और गाड़ी चलने में कैसी है? चलने में शानदार है भाई, शानदार। Comfortable है। बट आपको वो फील नहीं है, मतलब एक जो ये देखिए ये मेरी प्रॉब्लम है पर्सनल, है ना। ये सबके साथ नहीं है, ये सबके साथ नहीं है। किसी को पेट्रोल में बहुत साइलेंस चाहिए, किसी को बहुत शांत चाहिए गाड़ी, किसी को चाहिए कि यार मुझे कुछ फील आए, कि है ना, किसी को ट्रक लाइक फील चाहिए गाड़ी में। और जो कार पसंद कर रहे हैं उनके लिए तो ये परफेक्ट है। और अगर ये मेरे हिसाब से हैरियर EV 4 व्हील ड्राइव भी निकाल दिया हमने, ऑल व्हील ड्राइव। तो ऑफ रोडिंग वाले तो नहीं, लेकिन जिनको यही स्पीटी और लद्दाख ट्रेवल करना उनके लिए बहुत बढ़िया। और हमको 3-4 फैमिलीज भी मिली जो EV से आई थी। एक तो तमिलनाडु से आए थे सर, उनका रिव्यू नहीं कर पाए अपन, बस चलिए टू दैट पर्सन यार। वो मतलब पूरी फैमिली को लेके, बीवी बच्चों को लेके वो आदमी ट्रेवल कर रहा था मनाली, और वो तो शायद लद्दाख रास्ते तक, वो डाउन साउथ में अप नॉर्थ एकदम जो कहते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त। उनसे मिलके भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बाकी और आपको जो सवाल है आप पूछे, मैं जवाब दे दूंगा। मुझे भाई सारी चीज़ें आपने क्लियर ही कर दी। एंड दिस इज योर फर्स्ट टाइम ड्राइविंग EV सोलो। बिल्कुल। तो आपको इतनी सारी इन्फो मिल गई जो EV फर्स्ट टाइम चला रहा है, और वो जेन्युइन मिल गई, और क्या चाहिए। और मगर अगर मुझे कोई बोलेगा अभी EV लेने को, मैं अभी नहीं लूँगा EV। क्वाइट पॉसिबल कि मैं आगे आने वाले टाइम में लूँ, बट अभी मैं नहीं लूँगा क्योंकि मेरा रन जो है, जैसे अगर मुझे जबलपुर टू भोपाल ऑफन जाना पड़ता है, सुबह जाके रात को लौटना पड़ता है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मेरा उसमें एक बार डीजल डाला, फुल टैंक हुआ, वो मुझे 800-900 की रेंज दे देती है, और डीजल कहीं भी मिल जाता है खैर। और मुझे आना जाना रहता है, जाके वहाँ काम करके वापस लौटना पड़ता है। तो मेरे लिए EV में ये प्रॉब्लम आ जाएगा कि मैं जाऊँगा जहाँ 50% के नीचे जाए तो एंजाइटी आ जाती है। 50% तक तो इतना मज़ा आता है कि अरे बहुत कहाँ दुनिया पार कर लेंगे, लेकिन जैसे ही वो 50 के नीचे आती है आदमी अपने ट्रिप से ज़्यादा वो स्टैटिक ऐप चलाने लगता है, परेशान होने लगता है। सोशल मीडिया से ज़्यादा चार्जिंग ऐप एक बंदा, मतलब हाँ, एक बंदा होना चाहिए बिल्कुल सर्टिफाइड कि भाई हाँ ये ऐसे होता है, ट्रेंड। और एप्लीकेशंस भी इतनी हैं, कौन सी किस में क्या चलती है, किसी में कुछ कोई दिखाता है, कोई नहीं दिखाता, ये भी बड़ा एक इशू है। स्टैटिक ऐप में अदर चार्जर नहीं दिखाते हैं, अदर चार्जर के ऐप में स्टैटिक नहीं दिखाते हैं। बहुत से दिखाते हैं, अवेलेबल हैं, उसमें गाड़ियाँ लगी रहती हैं, और बहुत से बोलते हैं वर्किंग है, लेकिन वो वर्किंग नहीं रहते हैं। और आप कंप्लेंट करो, कुछ करो तो कुछ, खैर हमने कंप्लेंट तो की नहीं। मतलब पब्लिक चार्जर्स अगर ये बढ़ा दें, फॉर श्योर लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ेगा भाई, बिल्कुल बढ़ेगा। और जिनके ये ऐसा चैलेंज ही बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब एक उतना चैलेंजिंग फील नहीं हुआ, बस वो रात में हमारा जो हुआ उसमें मजा आया क्योंकि हम लड़के थे। लेकिन मैं अगर ये बोलूँ कि मैं फैमिली के साथ, अपनी बीवी और अपने छोटी बच्ची के साथ EV में लंबा टूर प्लान करूँ, तो वो मेरे लिए अभी सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि मैं भाई के साथ परेशान हो सकता हूँ, उनके साथ कैसे परेशान होऊंगा, ये चीज़ है। बिल्कुल सही बात है। और बाकी गाड़ी के बारे में अगर आप कुछ ऐड करें तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी है। कंफर्टेबल है, बहुत पीछे भी स्पेस है, गजब का कंफर्ट, लुक भी बहुत खूबसूरत है, दिखती भी अच्छी है, गाड़ी भी बहुत अच्छी है।
और आप स्पोर्ट्स मोड में डाल दो तो फुल स्पोर्ट्स फीलिंग भी है। ये मैंने बोला था जब ये 2022-23 में आई थी, सेम एस्टर भी आती है इनकी, कि ये सेगमेंट में सबसे ज्यादा मतलब वन ऑफ द बेस्ट। ये बिकी क्यों नहीं मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन एक तो इन्होंने अपडेट नहीं करा और फिर इनकी ही विंडसर आ गई और एंड इवन ये विंडसर से खूबसूरत दिखती है। और ये इसकी सीट बहुत अच्छी है, मतलब अभी के इनको एक प्रॉब्लम थी कि इसमें एयर वेंटिलेटेड सीट नहीं। वेंटिलेटेड, मैं वही बोलने वाला था कि अभी के हिसाब से अब इसमें फीचर जो है वो ऐसा कम लगने लगे हैं, बिकॉज आउटडेटेड हो गई है। इसमें वेंटिलेटेड सीट नहीं है, इसमें वायरलेस कारप्ले नहीं चलता है, इसकी साउंड क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी म्यूजिक की। एसी का थोड़ा सा मतलब वो है इन जनरल कि एसी और अच्छा हो सकता था। हाँ, एक चीज़ और भाई, एक चीज़ और, ये MG के लिए भाई, ये नॉब की जगह लीवर दे दो यार, थोड़ा तो फील दे गाड़ी का। ये नॉब इतना परेशान करता है। हम जब हिल में भी थे, जाम लग रहा था, वो P पे डालो फिर D पे डालो तो वो डलती नहीं थी, D पे डालो तो वो पार्किंग ब्रेक लग जाता था। बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था। और बाकी गाड़ी तो मुझे बहुत, गाड़ी के हिसाब से बहुत अच्छे हैं भाई। मतलब हमने तो बहुत ख़राब रास्ते में भी गाड़ी चलाई। और भाई इंस्टेंट पिकअप तो अमेजिंग। ओवरटेकिंग के टाइम पे मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि पावर की कुछ कमी है। और जैसे एक टर्बो लैग होता है बड़ी, मतलब डीजल्स कार में या कुछ एक पर्टिकुलर RPM के बाद टर्बो किकिंग करता है, इसमें तो भाई इंस्टेंट, कितना खींचना है आप उतना खींच लो। ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी हैं EV में। एंड लास्टली MG को ये सजेशन रहेगा आपका भी और मेरा भी कि इसका जो है वो फेस लिफ्ट या कुछ भी एक अपडेटेड। हाँ यार, ये गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन खूबसूरत भी दिखती है। और गाड़ी जैसी दिखती है, मतलब है ना। ये बाहर आती है माज़दा CX-5 और MX-5 और MX-7 उसकी तरह हल्की हल्की दिखती है, बड़ी, वो भी बड़ी खूबसूरत है। इवन वॉल्वो का फेस थोड़ा बहुत XC60 का ऐसे मिलता है, वो बड़ी खूबसूरत गाड़ी है। अरे अभी अपन को एक मिले यार, हमको एक अभी टैक्सी में वो टैक्सी चला रहे थे, ड्राइवर मिले, उनकी 1,25,000 किलोमीटर चली हुई EV। मुझे तो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ कि भाई कैसे। फिर उन्होंने बताया कि भाई मेरी पर्टिकुलरली सर्विस भी होती है और मैं, और कोई मेजर प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई बैटरी या 10,000 किलोमीटर में सर्विस कराते हैं। तो मुझे तो पसंद आई गाड़ी, मगर मैं डीजल गाड़ी नहीं छोड़ूंगा। और नितिन गडकरी सर, प्लीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारिए, लोग EV पे शिफ्ट होंगे। और जो फास्ट चार्जिंग है, DC फास्ट चार्जिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और बड़े किलोवाट आवर के अगर लगेंगे तो मुझे लगता है हम मैक्सिमम, हमने 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 15 मिनट चार्ज की होगी गाड़ी। और अगर कोई आदमी प्लान करके निकलता है कि भाई मैं ये स्पॉट में ब्रेकफास्ट कर लूँगा, लंच कर लूँगा और इतने में मैं चार्ज कर लूँगा, तो वो भी एक, अगर प्लान ट्रिप कर रहा है आदमी तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र रहेगा। और बहुत कम हो जाता है उसमें। और बहुत सस्ता भाई। लेना भले ही महंगा हो लेकिन चलाना सस्ता है। और दूसरी चीज़, जैसे अगर आप हिल हैं तो आप उसको 80-85% तक चार्ज करें। हमको क्रेटा EV वालों ने बताया था, जो तमिलनाडु से आ रहे थे, क्योंकि वो रीजन में आपकी गाड़ी को चार्ज कर देगा, 85-88 तक पहुंचा देगा। हमारी क्योंकि 97 थी तो हमारे उतना बेनिफिट नहीं उठा पाया हम उतना रीजन का। वो चार्ज करने के बाद उनने हमको बताया, पहले बता देते तो हम निकाल लेते। ये तो है। बट ओवरऑल ट्रिप बहुत मज़ेदार था। एक तो कंपनी बहुत अच्छी थी समीर भाई की, उनने अपना व्लॉगिंग करते रहे और आपको बताते रहे, वो आपको आगे दिखेगा। ये जो एक्सपीरियंस है EV का, ये बहुत अलग था। क्योंकि नॉर्मली भाई जिसको निकलना है दिल्ली से मनाली, वो डीजल डलाता है, पेट्रोल डलाता है और चल जाता है। बट ये एक अलग मज़ा था, मैंने तो एंजॉय किया। सेम है। और जो भी भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई EV ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, जबलपुर के, मतलब मैं जबलपुर से हूँ मध्य प्रदेश में, तो पहले इंफ्रा देखो मेरे भाई कि आप अपने यहाँ है कि नहीं। क्योंकि मैं आने के पहले स्टैटिक ऐप पे चेक कर रहा था तो 3 दिख रहे थे, वो भी दूर थे। और आपका अगर लॉन्ग रन है 300-400 किलोमीटर का तो फिर मैं बोलूँगा नहीं। और आपका 100-150 किलोमीटर का रन है और आपके पास चार्जिंग की व्यवस्था है, तो आप सबसे बड़ा इन हाउस पार्किंग है, घर में चार्जर लगा वो तो जबलपुर में मोस्टली लोग के पास रहती है। बट गो फॉर इट भाई, मतलब फन है। मगर भाई बड़े पैक की गाड़ी लो, अच्छी गाड़ी लो, तब मज़ा है। अब बाकी समीर भाई आपसे बात करें। भाई आपने सारी चीज़ें बता दी, मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने और
लिया तो आपको जो है वो कोई भी अगर आपके सवाल हो यहाँ तक देख लिए तो नहीं होंगे, अगर होंगे तो नीचे पूछ लीजिएगा और मिलते हैं किसी और वीडियो में। और MG को मैं लास्टली यही कहूँगा कि अपडेट कर लीजिए इस गाड़ी को थोड़ा सा, और अच्छा जो है वो सेल्स फिगर ये और गेन करेगी। अभी भी बिक रही होगी मुझे लगता है। इवन जबलपुर में मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं। मैं कभी ईवी में उतना इंटरेस्टेड नहीं था भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं और उनके पास है ईवी। वो सबके पास विंडसर है, सबके पास विंडसर है। एक ने BE6 जो भी है महिंद्रा की वो ली, तो वो इनिशियल स्टेज में उसको कुछ प्रॉब्लम्स आई थी महिंद्रा की तरफ से, वो भी सॉल्व हो गई। वो भी बढ़िया यूज़ करता है, वो तो जंगल अंगल भी जाता है उससे, और यूज़ कर रहे हैं लोग, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत कैलकुलेट करने के बाद लोग लेते हैं मुझे लगता है, और एक्सपीरियंस करने के बाद लेते हैं। लेना चाहिए, मतलब आप जो ले सकते हैं, जिनका यूज़ है वो ले सकते हैं। यूज़ केस देखिए, और अगर आपके यूज़ केस में वो फिट बैठ रही है तो बिल्कुल लीजिए। और आपका कैलकुलेशन ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं इतना और पे कर रहा हूँ फॉर द ईवी, जिसमें मुझे हेडेक्स भी है, चार्जिंग रेंज ये वो, मैं उतना रिकवर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, आप ये भी चेक करो। क्योंकि आप पे बहुत कर रहे हो परचेज कर। हाँ, अपफ्रंट आप ज़्यादा पे कर रहे हैं, और रनिंग कॉस्ट जो है वो आपकी तभी पूरी होगी जब आप उसको चला लें उतनी तरीके से। अब दिन की 20-40 किलोमीटर चलानी है तो फिर तो कोई सेंस नहीं बनता है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू समीर भाई। थैंक यू शदान भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भाई। और मिलते हैं आपको दूसरे किसी वीडियो में, शदान भाई के साथ कोई अच्छा रिव्यू करते हैं कश्मीर ट्रिप।